लद्दाख में तनाव की स्थिति के बीच चीन एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर भारतीय सेना की मजबूत स्थिति से चीन को अक्साई चिन पर अवैध कब्जा छिन जाने का डर है। चीन की तैयारियां देखते हुए भारत ने भी पूर्वी और उत्तरी लद्दाख में सेना की 3 डिवीजन पहुंचा दी है। 3 डिवीजन का मतलब 45,000 से ज्यादा भारतीय सैनिकों की तैनाती। केंद्र सरकार ने एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेज करने का फैसला लिया है। लद्दाख में 54 नए मोबाइल टावर लगाने का काम शुरू हो गया है। लेह में 17, जंस्कार में 11, कारगिल में 19 और नुब्रा में 7 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। एलएसी के पास डेमचौक में भी मोबाइल टावर लगाया जाएगा। सीमा पर तनाव बढ़ाने के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि चीन सीमा पर जो तनाव है और 15 जून को गलवान में जो हिंसक झड़प हुई वो चीन की वजह से हुई। The conduct of Chinese forces this year has been in complete disregard of all mutually agreed norms. The deployment of large body of troops and changes in behavior has also been aggravated by unjustified and untenable claims. भारत ने ये भी आरोप लगाया कि चीन ने पहले गलवान घाटी में भारतीय पेट्रोलिंग पार्टी को रोका और फिर सीमा पर स्थिति को बदलने की साजिश की। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने दुख जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। इस आपदा में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 91 लोगों की मौत हो गई। राज्य के 23 जिलों में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ है। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि सबसे ज्यादा 13 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई। बिजली गिरने से मधुबनी और नवादा जिले में भी 8 लोगों की मौत हुई। अगले 72 घंटों में बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश होने का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड ऑलमोस्ट सभी जगहों पे बारिश होगी। यूपी के भी कुछ जिलों में भारी बारिश से नुकसान हुआ है। देवरिया जिले में 7 लोगों की मौत तेज बारिश और आंधी की वजह से हुई। प्रयागराज में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। ये परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होनी थी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी दी कि 10वीं की परीक्षाएं पूरी तरह से रद्द कर दी गई हैं, जबकि 12वीं के छात्रों की बची हुई परीक्षाएं जब हालात सामान्य होंगे तब करवाई जाएंगी और छात्रों को विकल्प भी मिलेगा कि या तो वो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स लेंगे या फिर माहौल ठीक होने के बाद परीक्षाओं में शामिल होंगे। दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वो कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से बोर्ड परीक्षाएं करवा पाने में असमर्थ हैं। देश में आपातकाल की 45वीं बरसी पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को नमन किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र के बलिदानियों को देश कभी नहीं भूलेगा। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल की बरसी पर ट्वीट किया। 45 साल पहले सत्ता के लिए एक परिवार के लिए आपातकाल लगाया गया, देश को जेल में बदल दिया गया। कांग्रेस आपातकाल की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई है। जो नेता परिवार से नहीं है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश में आपातकाल लगाया। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने इंदिरा गांधी की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की। रूस भारत को 2 से 3 महीनों में कई अहम रक्षा उपकरण की डिलीवरी कर सकता है। रूस की पुतिन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जैसे ही संबंधित रक्षा उपकरणों की लिस्ट मिलेगी, वैसे ही रूस उनकी जल्द डिलीवरी देने की कोशिश करेगा। 3 दिन के मॉस्को दौरे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मुलाकात के बाद कहा था कि भारत सरकार के सभी प्रस्तावों पर रूस ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रूस के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की खेप जल्द देने की मांग नहीं की है। इसके बावजूद रूस इनकी डिलीवरी जल्द ही भारत को देने की कोशिश कर रहा है। चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग पर हुए खुलासे पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि
कांग्रेस को बताना चाहिए कि चीन ने उसे चंदा क्यों दिया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, which clearly shows that among the list of donors, the embassy of the People's Republic of China is mentioned. इस तरह से चाइनीज एम्बेसी से पैसा लेना कानूनों का उल्लंघन करके इसकी हम भर्त्सना करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2005-6 में चीन के दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दान दिए। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं और बोर्ड मेंबर्स में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम के नाम हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मध्य प्रदेश में जन संवाद रैली में आरोप लगाया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख का चंदा कांग्रेस और चीन के गुप्त समझौते की वजह से मिला। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भाषण देते देते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की संसद में आतंकी संगठन अल कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। मुझे कभी नहीं भूलता वो भी एक हमारे पाकिस्तानियों के लिए बड़े दो शर्मिंदा वाकया जिसमें हम सब बड़े शर्मिंदा हुए। एक हुआ जी, ओसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। इमरान खान ने दावा किया कि आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान ने 10 साल तक दुनिया का गुस्सा झेला है। इमरान खान ने दावा किया कि अमेरिका की लड़ाई के लिए 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने आज 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस को खबर मिली थी कि कुछ आतंकी सोपोर के एक घर में छिपे हैं। इस खुफिया जानकारी पर सुबह 5 बजे सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया। करीब 3 घंटे तक मुठभेड़ चली, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। दोनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल मिली हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने बड़गाम के नरबल से लश्कर तैयबा के 5 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना के 16,922 नए केस सामने आए और 418 लोगों की मौत हुई। देश में कोरोना संक्रमित बढ़कर 4,73,105 हो गए हैं। कोरोना से अब तक 14,894 संक्रमितों की मौत हुई है। देश भर में इलाज से अब तक 2,71,697 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या आज 1,47,000 के पार हो गई। महाराष्ट्र ने भी अब कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट करवाने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक एंटीजन टेस्ट के लिए 1 लाख टेस्ट किट खरीदने का ऑर्डर दे दिया गया है। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को अब क्वारंटीन सेंटर जाकर अपनी जांच नहीं करवानी होगी। दिल्ली सरकार की अपील पर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने आदेश को वापस ले लिया है। हर व्यक्ति को क्वारंटीन सेंटर जाना जरूरी होगा पॉजिटिव पाए जाने पर, भले ही उसको बाद में होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत दे दी जाए। इसके लिए भी हमने केंद्र सरकार से निवेदन किया था। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारी बात मान ली। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या मुंबई से ज्यादा हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से उन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए उपलब्ध बेड की जानकारी लगातार अपडेट नहीं कर रहे। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70,000 के पार हो चुकी है, जो कि मुंबई से ज्यादा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.